बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने लाहौर का जो हल्का है, लाहौर के बेशुमार हलकों से कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए थे उसमें से अपने कैंडिडेट्स को मुंतखब कर लिया। लेकिन बड़े बड़े बुर्ज जो हैं, सियासी बुर्ज जो माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत को तक़वियत पहुंचाते रहे, उनके नाम माइनस दिखाई दिए। या उनके नाम माइनस हैं या उनकी आल औलाद के माइनस हैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर परवेज़ मलिक साहब मरहूम, उनके बेटे अली परवेज़ मलिक जो हैं उनको टिकट जारी नहीं किया गया। इसके अलावा अयाज सादिक साहब हैं, उन्हें भी महरूम रखा गया। राना मुबशर साहब को भी महरूम रखा गया। अयाज सादिक साहब और राना मुबशर साहब के बारे में यह है कि उन्हें ज़िमनी इंतखाब में लड़वाया जा सकता है। इसके अलावा अयाज सादिक साहब के लिए उन्होंने सेनेटरशिप की भी ऑप्शन रखी हुई है कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन भी लड़वाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, कल के दिन बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने जो उम्मीदवार थे वो फाइनल किए। याकूब बजिंजो साहब, उनका नाम 30वें नंबर के ऊपर मौजूद था, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने से इनकार कर दिया। हैरत की बात यह सामने आई कि एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये समझ रही थी कि मुल्क भर से अपने उम्मीदवारों को मुंतखब करने के लिए, ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए उन्होंने इंटरव्यूज किए हैं और जिसने एप्लीकेशन दी हुई थी टिकट हासिल करने के लिए, उन्हीं के इंटरव्यूज किए गए और उन्हीं में से शॉर्टलिस्ट किया जाना था। याकूब बजिंजो साहब की तरफ से ये इतलात सामने आई कि याकूब बजिंजो साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं किया। जब अप्लाई ही नहीं किया तो फिर उनको टिकट कैसे जारी कर दिया गया और उन्हें जारी किया गया और वो इनकार कर रहे हैं, तो उनका रुझान किस तरफ है, ये एक बुनियादी चीज है। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात है, वो आम आवाम की जमात नहीं है। वो आम आवाम के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, वो उनके मसाइल के हल के लिए काम नहीं कर सकते। और अगर कोई आम आवाम के मसाइल के लिए कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़मशिप के लिए बिलावल भुट्टो को भी नॉमिनेट कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो होंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताहयात नाअहली केस के हवाले से समाअत हुई, जिसमें मुख्तलिफ चीजें ज़ेर बहस आईं, जिसमें 62(1)F आया, 63 आया, 62 अहली से मुतल्लिक आया, 63 नाअहली से मुतल्लिक आया, फिर उसकी मियाद के ऊपर बातचीत हुई, फिर माजी के केसेस के ऊपर बातचीत हुई है, 2017 के केसेस के ऊपर भी बात हुई और अभी तक उसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। लेकिन इसके साथ नैब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, उसने वहां पर दरखास्त दायर की और नैब को वहां से कामयाबी में यह मिली कि नैब के जो केसेस हैं उसमें नाअहल शख्स 10 साल तक नाअहल रहेगा और सिंगल बेंच का जो फैसला था उसे मुअत्तल कर दिया गया। अब एक तरफ कुली तौर पे केसेस की बात हो रही है, यह अलग बात कि वो मीर बादशाह कैसरानी केस है, लेकिन उसमें कुली तौर पे बात हो रही है नाअहली की। नैब बिलखुसूस अपने केसेस को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उसके ऊपर समाअत की मोहसिन अख्तर कियानी साहब, सुमन रिफत साहिबा थी, उन्होंने उसके ऊपर फैसला जारी कर दिया और नैब की जो दरखास्त थी उसे कबूल कर लिया गया। इसके साथ पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला था वो वापस लिया गया जब सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया और मरकजी अपील जो है वो अभी 9 जनवरी को लगना है। लेकिन इसी ज़िमन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले लाहौर हाई कोर्ट में गई, लाहौर हाई कोर्ट में वो दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दी गई और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ अपने इंतखाबी निशान को वापस लेने की दरखास्त दायर की है और दूसरी तरफ हम अवाम पाकिस्तान नाम की एक पार्टी, उसने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला कर लिया है कि बल्ले का निशान हमें दिया जाना चाहिए जब यह किसी और पार्टी को नहीं मिला। तो इस पूरे सियासी और कानूनी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून जहांगीर जदू मेरे साथ मौजूद हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर एनालिस्ट हैं नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपका बेहद मशकूर हूं। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस हवाले से वक्त देने के लिए। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, आपकी तरफ आता हूं। मुझे ये मंतिक समझ नहीं आ रही कि इब्तदाई तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ सभी जमातों का तकरीबन रुझान था, सिर्फ आप निकाल दें पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को और पीटीआई को, दीगर जितनी भी जमातें थी उनका रुझान था। पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं पे उनके साथ हैंडशेक कर सकती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता बहुत से लोगों का रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ होता चला जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद के बारे में भी कोई मंतकी फैसला नहीं कर सकी। तो हतमी फैसला ना होने की वजूहात आपको क्या दिखाई देती हैं? देखें, सियासी मसाइल बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं
और जो ताकत के मराकज हैं वहां भी अभी तक किसी पार्टी की पोजीशन जो है, खास तौर पर माजी के हाल के, किसी जमाने के, किसी खास जमाने के, किसी अहम जमाने के, किसी गैर अहम जमाने के जो लाडले प्यारे तो उनके बारे में भी अभी तक हवाओं का अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि क्या फैसला किया जाता है और हुमा जो है इक़्तिदार का किस किस सर पर बिठाया जाता है। लेकिन उससे पहले कि अगर कोई किसी को भी किया जाता तो क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हो गया कि क्रेडिबिलिटी क्या होगी किसी भी अगर इलेक्शन में ये छाप रहती है कि इस बार फलां लाडला है और इस बार फलां प्यारा है, यकीनन उस पार्टी का इस वक्त तो शायद नुकसान ही होगा, क्योंकि असल बात ये थी, ये तासुर दिया गया कि जनाब बंदा बड़ा पॉपुलर है और मकबूलियत बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं रोज़े अव्वल से कह रहा हूं कि जो एक जमाने में लाडला रहा था उसको वो मकबूलियत भी हासिल नहीं है, मराकज उसे अहमियत देते रहे हैं। सबसे पहले तो ये हुआ ना कि उनके लिए बिल्कुल आइन जो है उसको एक खिलौने के तौर पर इस्तेमाल किया गया, नया आइन लिखा गया। जब एक बात आइन में दर्ज नहीं थी कि जनाब जो है किसी भी शख्स की ताहयात नाअहली हो सकती है, तो फिर नाअहली एक लाडले को खुश करने के लिए ताहयात नाअहली का उसूल भी वज़ा किया गया और फिर यह भी तासुर दिया गया कि एक जमात के एक लीडर को किया गया है तो दूसरी जमात के दूसरे लीडर को भी नाअहल किया गया है। तो यह तासुर देने की कोशिश थी और यह काम काबिल एहतराम अदलिया की तरफ से हुआ और मेरे ख्याल में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था और आइन को बहरहाल मुकद्दम रखा जाना चाहिए था और आइन कभी भी इस तरह की जो है वो दो अमली को नहीं रायत करने देता या नहीं होने देता है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बाकायदा आइन में एक चीज दर्ज नहीं थी कि अगर कोई शख्स वोट देता है अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ तो उसकी सीट भी चली जाएगी और उसका वोट भी चला जाएगा। ये भी नई आइन साजी हुई थी, आइन लिखा गया था बाकायदा। ये उसमें फैसले में दो काबिल एहतराम जज साहबान ने वो जो बेंच के दीगर अरकान जो फैसला कर रहे थे उनको ये कहा था कि आप जो है वो नया आइन लिख रहे हैं। तो ये सरपरस्ती होती रही है। पीएमएलएन जो है मुश्किलात का शिकार हो गई है। वो अपने पक्के लोगों को, जिन लोगों ने हमेशा अपनी वफादारी पार्टी के साथ रखी है, उनको हटा रहे हैं और नए लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं जो कहीं और से आए हैं। तो अब देखना यह है कि पीएमएल की क्या सूरत बनती है। पीपल्स पार्टी ने कैंपेन पहले शुरू कर दी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा का ऑलमोस्ट बड़ा तवील दौरा कर लिया था और बड़े जलसे भी कर लिए थे। फिर वो अपना गए वहां पर क्वेटा में जाकर पार्टी का तासीसी जलसा भी किया और यहाँ थरपारकर से जलसा वो उन्होंने शुरू किया था, बहुत बड़ा जलसा था। उसके बारे में नहीं वो किया जा सकता था कभी इतना बड़ा जलसा भी उस इलाके में हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो अब वो निकले हैं, दीगर इलाकों में अपने जलसे शुरू कर रहे हैं। अब देखने ये आज तो शेड्यूल कहा गया है कि वो पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहां कहां जाएंगे। लेकिन एक जो इंतहाई मोहतरम इदारा है निज़ाम अदल का, हमारी अदलिया जो है, उसकी तरफ से फैसलों के जो मुख्तलिफ फैसले आ रहे हैं उससे कभी ना कभी तासुर ये होता है कि फुला लाडला है, फुला प्यारा है, फुला। मेरा ये इशारा नहीं है कि मियां नवाज शरीफ की अहलियत के बारे में सवाल चल रहा है। हम ये समझते हैं कि उन्हें जबरदस्ती सजा दी गई थी और उनकी जो अहलियत नाअहली जो ताहयात थी वो भी एक इंतहाई जालिमाना इक़दाम था, इसलिए कि आइन में तो लिखा हुआ नहीं था, वो वैसे ही कर दिया गया। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। देखते हैं कि चल के क्या होता है। जहांगीर जदून साहब, एक नुक्ता समझाइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट से एक हुक्म इम्तना जो है वो ख़त्म किया जाता है, तो हुक्म इम्तना को ख़त्म करने के बाद अभी मरकज़ी अपील जो है वो 9 जनवरी को उसके ऊपर समाअत होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंचती है, उधर से नाकाबिले समाअत करार दिया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाती है। हालांकि अभी मरकज़ी अपील पे समाअत है, तो इस सूरत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलत क्या मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट में जाने से? देखिए, सहूलत का लफ्ज़ तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक बहुत बड़ी अदालत है जो आइनी मामलात को देखती है और किसी के फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहे हैं तो उनको देखती है, और नीचे वाली कोर्ट के आर्डर्स को भी देखती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। तो अब अगर ये
थोड़ा इंतज़ार कर लेते। 9 जो जनवरी है इसके बाद या 10 को फाइनल जब फैसला आता तो कोई भी जो पार्टी ग्रीव्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला दे सकती है। लेकिन अभी जो ये हैं इन टर्म ऑर्डर के खिलाफ गए, इनकी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगते लगते इनकी बारी आते थे वो जो मेन केस है वो टेकअप हो जाएगा। तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को ये कह दें कि आप अपनी जो आपकी फाइनल जो आर्गूमेंट्स हैं या समाअत होने जा रही है 9 तारीख को, उसका इंतज़ार फरमाइए। अगर 9 तारीख कोई केस लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो ये कहेंगे जी आज एक दिन है, कल है, तो आप जब पूरा केस फैसला हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाए, 2 दिन के बाद फिर चले जाएंगे। तो अभी इनके जो ये वाला केस है इंटरिम ऑर्डर जो उन्होंने चैलेंज किया है, इसकी तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको इतना जल्दी जो है वो तो आपको इसकी समझ नहीं आती तो फिर ये आपकी जहन में उस बारे में क्या ख्याल है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि अभी मरकजी अपील पे समाअत होना थी तो वो हुक्म इम्तना को खारिज करवाने पहुंचे, हालांकि इन दिनों में तो कोई हैपनिंग भी नहीं हो रही थी। उन्होंने देखे रिव्यू फाइल किया है और रिव्यू जो था वो जो जज साहब थे पहले इन्होंने ऑर्डर किया है वो मेरे ख्याल में किसी दूसरे बेंच में शिफ्ट हो गए अपना एबटाबाद या किसी और जगह पे, तो इसलिए फिर उन्होंने जब रिव्यू फाइल किया तो डेफिनेटली या तो वो जिन्होंने रिव्यू फाइल किया वो कहते हैं जी वही जज सुनेगा, लेकिन उन जज साहब ने तो खुद सुन के फैसला कर दिया कि इसके अंदर ये लिखूना है, लिहाजा मैं वो वाले जज जो है पहले वाले उनका ऑर्डर रिकॉल करता हूँ। तो इस तरह भी बस फिर देखे हो जाता है कि जब एक जज जो है दूसरे उसी जज अपने कोर्ट के जज का ऑर्डर रिकॉल करते हैं। इस तरह आईसी होती है, इंटर कोर्ट अपील होती है, उसी कोर्ट का एक जज फैसला देता है तो इंटर कोर्ट अपील में उसका दूसरे जो 2 जज हैं वो फैसला जो है वो मुस्तरद कर देते हैं, कहते हैं जी हम उनकी विजडम या उनकी ओपिनियन ठीक नहीं है, हमारी जो ओपिनियन है वो ये है, वो फैसला आता है। तो बहरहाल ये लगता ही है कि अब ये करते करते आखिरकार सारे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लैंड करते हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड देखें ना, किसी ने अगर आपको नहीं दिया है तो एक प्रॉपर तरीका है कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं, आरओ के पास फिर डीआरओ है, डीआरओ अगर नहीं मानता तो फिर आप ट्रिब्यूनल में जाएं, फिर आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखें ना आप ज़रा, अगर सेनेट का इलेक्शन देखें जब खड़े होते तो 64 थे, जब वोट डाल के आते हैं तो 36 थे, तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो भी पीटीआई को मौजूद थी उस वक्त। अब समझ नहीं आ रही कि बस इनको एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, बात देखें ना मेरिट पे है। अगर उनके साथ लेट्स से कि 10% कोई ज्यादती हो जाती है किसी एजेंसी की तरफ से या ज़्यादा हो जाती है 20%, तो वो उसको उनके जो सोशल मीडिया है या जो उनके सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको गवर्नमेंट में वो बड़ी तनख्वाहें देते रहे या हो सकता है उसको अपनी पार्टी की वजह से उनके साथ एफिलिएशन हो, तो वो उसको 80% 90% के एंगल पे ले जाते हैं। तो फिर ये लगता है जी एक तरफ वो जो उनको रिलीफ भी मिल रहा है, फिर ये हमदर्दियाँ भी उनके साथ हो जाती हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो वो जो गेम है वो सही प्ले कर रहे हैं जिस तरह जो है उनका बनता है, अदरवाइज तो उनको हर कोर्ट से रिलीफ मिल रहे हैं। इस तरह तो कभी किसी पार्टी को अगर कैसर अहमद शेख साहब, सर इब्तदाई तौर पे बात हो रही थी, आपने उस वक्त शायद ज्वाइन नहीं किया हुआ था, बात ये हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। याकूब बेजिंजो साहब का मैंने हवाला दिया कि याकूब बेजिंजो साहब वो कहते हैं मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। अब अगर लाहौर की सूरत हाल में सिर्फ निकाल लूँ, सरदार रियाज सादिक साहब, मलिक रियाज साहब, राना मशहूद साहब, मियां मरगूब अहमद, राना मुबशर, अली परवेज़ मलिक, सरदार नसीर भुट्टा, वहीद आलम खान, उनको तो टिकट फाइनल नहीं हुए। तो अब जब जिन्होंने अप्लाई किया था उनको फाइनल नहीं हो रहे, तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कैसे फाइनल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर आप दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तक तो देखिए मुस्लिम लीग ने कोई फाइनल अपने टिकट अनाउंस ही नहीं किए, कोई भी किसी हल्के का भी टिकट उन्होंने अपने तौर पे मीटिंग सारी हुई है बोर्ड की, लेकिन कोई फाइनल फैसला तो भी हुआ नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से तो बाकायदा तौर पर सर्कुलेशन जारी किया गया ना सर? जी बलूचिस्तान के, मैं मेनली पंजाब की क्योंकि हमारी सीटें हैं तो पंजाब के बलूचिस्तान में क्लियर होगा तो इसलिए सर्कुलर इशू हो गया। यहाँ पंजाब में कोई इख्तलाफात चल रहे हैं और या थोड़ी सी राय उसमें बन रही है, आपस में कंसेंसस नहीं बन रहा, तो पंजाब की मेन सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, उसकी भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। और जो आप कह रहे हैं इख्तलाफात है, यानी पार्टी की डिमांड ज़्यादा है टिकटों की और सीटें कम है, इसलिए नेचुरल है, कोई होता रहता है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये टसल आपस में पॉलिटिशियंस की ये रहती है, क्योंकि एक एक हल्के के 2-2 3-3 कैंडिडेट हैं और कुछ हल्के शिफ्ट हुए ना, तो ये जिस तरह रात ही परसों में शादी पे था तो उस पर अली परवेज भी आए थे, मेरे बच्चों की तरह है, मैंने उससे बात की तो उन्होंने कहा कि वो यही बात हो रही है कि मेरा जो हल्का था ट्रेडिशनल वो मैंने
लिया ही दूसरा हल्का लिया हुआ था, तो वो मेरे हल्के को मैंने वापस अगर वो मांगेगी तो मैं कन्वेंसिंग करूंगा, यानी मरीम नवाज साहबा का। तो ये बातें कोई ऐसी, और वो बिल्कुल उस हल्के में भी कोई चेंज हुई ना, क्योंकि या सादिक साहब का और शेख राहील का, तो उनके हल्के इधर उधर चले गए, तो उसकी वजह से इख्तलाफ हो रहा है। और हल्के क्योंकि लाहौर के ये सब कैंडिडेट लाहौर के हैं, तो लाहौर में हल्के जो है सीटें कम हैं, कैंडिडेट ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में 2-4 दिन में अब फाइनल हो जाएगा। और मुस्लिम लीग के बहुत डिमांड आ रही है, उनके लोग जो है ना, मुख्तलिफ नए लोग भी शामिल, नए लोगों को भी शामिल करना चाहिए ना। ये तो नहीं कि एक हल्का है और ज़रूरी है कि वो उसी को ही मिलना है। ये तो पार्टी के अंदर जो बोर्ड है, बहुत बड़ा हाई पावर्ड बोर्ड है, और वो फैसला करेगा तो फैसला सबसे कंसेंसस के साथ होगा। और लेकिन यहाँ पे हैरत की बात तो ये भी बनती है ना शेख साहब, कैसर अहमद शेख जंग की नुमाइंदा शख्सियत हों और चनियोट में अच्छे खासे काम करवाए हों, और बाद में जाके हल्के में से किसी और को नॉमिनेट कर दिया जाए, कैसर अहमद शेख को माइनस कर दिया जाए, तो सवाल तो फिर भी उठेगा ना। नहीं, बिल्कुल ये तो होगा, सवाल तो उठेगा, लेकिन अब इवेंचुअली हम सब ने माना हुआ है ना कि हम पार्टी की बात को मानेंगे, और बोर्ड एक बना हुआ है। क्यों नहीं तकलीफ होती है, जिसने मेहनत की हो उसको होता है कि वो अपने हल्के से ही इलेक्शन लड़े, कंटेस्ट करे, लेकिन इवेंचुअली तो फिर पार्टियों में इस किस्म की बातें होती रही, कोई ऐसी बात अनहोनी नहीं है कि नई बात हो रही है। अब मुझे 97 में मैंने बड़ी मेहनत की थी, और मैंने मुझे नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, वो तो होता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद मैंने वो सीट कंटेस्ट किया और मुझे वो कामयाबी हुई। तो मकसद ये है कि मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ लोगों के ऑप्शन है, जिसमें कोई काम किया होता है ना जी, उसमें मैं आपको बताऊं, हमारे इलाकों में तो पार्टी भी मजबूत है और खुद शख्सियात भी मजबूत है। सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी अकेले, सिर्फ पार्टी का टिकट जो है वो विनिंग पोजीशन में होता है, तमाम शख्सियात। अभी देखें जंग और चनियोट में पिछले इलेक्शन में कोई एक हमारी चनियोट की एक सीट निकली थी, और दूसरे तमाम जो इलेक्टेबल थे अब आ रहे हैं पार्टी के पास, और उनमें से कोई ना कोई उन लोगों को सीटें देनी पड़ेंगी। अब हम दे भी रहे हैं, क्योंकि हमें सीटें भी तो हासिल करनी है ना। फैसल हयात हमारे पास आए, फैसल साले हयात साहब का तज़किरा कर रहे हैं जी, बिल्कुल फैसल साले हयात का जिक्र कर रहा हूँ मैं। गुलाम बीबी साहबा इंटरेस्ट ले रही हैं, जंग से थी, अब वो हमें छोड़ के चले गए। गुलाम मोहम्मद लाली छोड़ के चले गए पीटीआई में, अब वो वापस मुस्लिम लीग में, मुझे अंदाजा है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि वो मुस्लिम लीग का टिकट मिल जाए। गुलाम बीबी छोड़ के चली गई पीटीआई में, अब उनकी ख्वाहिश होगी कि, क्योंकि इस वक्त वो देख रही है कि ट्रेंड जो है लोगों का फिदा और लोगों का, और ये लोग खुद मजबूत हैं। देखिए वो भी उनका अगर ख्वाहिश है उस बेस पे है कि उनके अपने वोट है, और पार्टी जब वो छोड़ के चले गए, नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने जीत तो कोई और बंदे तो नहीं ला सके ना। पिछले 10 सालों में हम कोई नए बंदे तो नहीं, पार्टियां या तो इतनी मजबूत हों कि कोई अब 8-8 लाख की आबादी में से अगर हमें 10-10 साल एक कैंडिडेट ना मिले जो जिसको हम इलेक्ट करवा सकें। एक अच्छा सवाल है, इस पे लगारी साहब की राय लेना चाहूंगा। लगारी साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि पार्टी में कोई नए बंदे तो शामिल नहीं हुए, पुरानी जितनी भी सीजनल पार्टीज हैं, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये पिछले दिनों जब टिकट्स की तकसीम के हवाले से इंटरव्यूज चल रहे थे, तो उसमें मियां साहब ने एक शख्सियत के बारे में ये कहा कि आप तो वही थे जो पार्टी छोड़ के चले गए, तो आपने मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ा। अब आप एक शख्स को माइनस करें और किसी दूसरे को उसके इलाके में जाओ जलाल देखते हुए या उसकी वोट देखते हुए उसको ऐड कर लें, तो वहां पे भी पार्टी के अंदरूनी मसाइल नहीं फिर जन्म लेना शुरू हो जाते? वो तो होते हैं, जन्म तो लेंगे ऐसी सूरत हाल में। देखें कैसर अहमद शेख साहब ने जाकर अपना हल्का बनाया ना, और उस हल्के में मजबूत भी हुए, फिर कंसिस्टेंसी भी थी, पार्टी नहीं छोड़ी है। देखिए उस वक्त था ऐसा जब लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आया और लोगों से पार्टियां छुड़वाई गई। मैंने एक PMLN के साथ नहीं हुआ और पार्टी के साथ भी हुआ, एक लाडले को लाया जा रहा था और उसके लिए हर तरह के जो दबाव को अख्तियार किया गया। ऐसा दबाव हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कैसर शेख साहब के बारे में भी हो। लेकिन कैसर शेख साहब ने, देखिए मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, कराची में उनका बड़ा हल्का था, यहाँ पर वो चैम्बर के प्रेसिडेंट मुंतखब होते थे, यहाँ उनके हल्का अहबाब
हम वो पुराने दोस्त हैं इनके जो हमेशा इनके साथ रहे थे, लेकिन वो जब चले गए वापस और पंजाब में जाकर उन्होंने हल्का बनाया तो उस पर काम भी किया है और कंसिस्टेंसी भी। ये अगर लोग ऐसे हों जो काम भी करते हों और अपने लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हों, पार्टी के लायक भी रहते हों, तो फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने बुरे वक्त में, बुरे हालात में पार्टी को छोड़ा हो और सियासत में इन रहने के लिए उन्होंने वो सीट ली हो कि जनाब मैं नई पार्टी के जाकर अपने लिए सीट हासिल करूं, अगर उनको आप कंसीडर कर रहे हैं और किसी ऐसे आदमी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिसने लॉयल्टी दिखाई, यानी यहाँ शेख साहब की जगह पर कोई और आ जाता है और शेख साहब को कंसीडर नहीं किया जाता, तो यकीनन ये ज्यादती होगी, उसको गलत समझा जाएगा, किसी नए आने वाले को लाकर लाया जाए। इन्होंने तो पहले साबित किया था कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इन्होंने आजाद लड़े और जीत कर दिखाया पार्टी को और वापस पार्टी में चले गए। उन्होंने ये नहीं किया कि जनाब वो मुंतखब हो गया मैं आपकी तरफ रुख करके नहीं देखूंगा, उन्हीं के साथ रहे, लेकिन उनको बता दिया कि मैं अपनी सीट भी ले सकता हूं। तो ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे लोग हैं और वो पार्टी के साथ लायल रहे हैं और वो सीट भी जीत सकते हैं तो उन्हें जरूर पहले कंसीडर करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए उन्हें। जदून साहब, अगर देखा जाए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है ताहियात नाहिली केस के हवाले से, दूसरी तरफ नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। अब ये अलग बात कि वो मीर बादशाह कैसरानी केस है, वो नैब की तरफ से नाअहल नहीं है, लेकिन नैब बिलखुसूस अपने केसेस को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंचा है? उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जो कुली तौर के ऊपर काबिल अमल होना? नहीं, ये केस तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले चल रहा था। उन्होंने पहले स्टे दिया हुआ था कि जी, उन्होंने कहा जी एनहांसमेंट करें, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 10 साल के लिए, उन्होंने 5 साल की। तो हाई कोर्ट के जो इंटर कोर्ट अपील थी उन्होंने एक्सेप्ट कर दी। उन्होंने कहा जी सिंगल जज का फैसला ठीक नहीं है। अब अगर कोई पार्टी इससे ग्रीव्ड है तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। फिर इसका तयन भी सुप्रीम कोर्ट कर देगी कि अगर नैब के ऑफेंस में जो है कोई बंदा वाइट कलर क्राइम्स किए हैं, किसी ने करप्शन की है, कितनी की है। आप देखें ना, करप्शन की भी तो एक बंदे ने लेट से कि 1 करोड़ रुपए की करप्शन की है और एक बंदे ने 2 अरब की करप्शन की है, तो क्या उसका केस बराबर होगा? एक को भी आप 10 साल के लिए नायल करेंगे, ऑफेंस दोनों नैब के अगर बन जाते हैं। या एक बंदे ने कोई करप्शन नहीं की है, उसने कोई अपनी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है या कोई ऐसा काम किया है या किसी के साथ कोलिजन करे कुछ काम किया है, तो ये भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये वाला भी फैसला आईसीए ने दिया है, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फाइनल सेटलमेंट कर देगी। सर, अगर अभी जो केस ताहियात नाहिली वाला है, अगर उसका फैसला जारी हो जाता है और उसे 5 साल ही कर दिया जाता है, तो ये वाला फैसला फिर भी काबिले अमल होगा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला? ये देखें, ये 2 डिफरेंट सिचुएशन है। वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है वो आर्टिकल 62(1)(f) का जो क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, वो उसमें लगा हुआ है कि ये बंदे क्वालिफाई नहीं करते टू बिकम ए मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस ड्यू टू दैट रीजंस। अब इसका जो है, ये तो एक एक्यूज्ड है नैब का, तो उसने अगर कोई वाइट कलर क्राइम है, कोई करप्शन किया है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, तो नैब के दायरा कार में आता है जो ऑफेंस, तो उसके बाद अगर उसको सजा हो जाती है तो अब उस सजा का जो पहले 5 साल उन्होंने कहा डिस्क्वालीफाई होगा, फिर उन्होंने जज साहब ने दिया तो इन्होंने अब जो है आईसीए ने कहा जी नहीं, अब ये 10 ईयर ही होगा जो सजा है उसकी। तो अब ये मेरा ख्याल है ये किसके केस भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट फाइनल सेटल करेगी, क्योंकि आर्टिकल जो 63 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 2 किस्म की जो है वो अगर सजा के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो 5-5 साल है। ये आर्टिकल एक जो उसका सब क्लास जी है और एच है कि अगर आपने कोई सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया है तो उस ऑफेंस के अंदर अगर 10 साल की सजा होती है तो आपकी तो डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो 5 सर, मैंने एक जगह पढ़ा, वो इबाम दूर कर दीजिएगा, वो एक जगह मैंने ये पढ़ा कि जब तक वो सजा मुकम्मल होती है तो सजा मुकम्मल होने के 10 साल बाद तक वो नाअहल रहेगा। क्या ऐसी कोई सूरत है? नहीं, हाँ, वो ये बात है कि उसकी डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ से शुरू होगी। एक तो वो जेल के अंदर है, तो वो तो जाहिर है फिर इलेक्शन तो अगर सजा है तो जेल के अंदर नहीं। ये इस पे बात है कि वो नैब के अंदर ये प्रवीण है कि वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, जब उसकी सजा खत्म हो जाएगी तो ये तो फिर देखे ना, ये इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर दी कि ये लॉ कैसा है कि उसको एक बात को ऐसा होता है कि एक ऑफेंस में भी आपने सजा दी, दूसरे में भी, तो जज साहब लिखते हैं कि ये सजाएं कंकरेंट चलेंगी। कंकरेंट का मतलब है ये एक साथ ही सजाएं चलेंगी, क्योंकि बंदा तो एक ही होता है, इसमें सजा होती है लेकिन डिफरेंट ऑफेंसेस में होती है, तो वो कहते हैं जी ये सजाएं सारी एक साथ चलेंगी। मतलब ये बार बार नहीं है। बात का ऐसा होता है कि ये इस ऑफेंस की जी 5 साल सजा है,
तो इसकी 2 है, तो वो कहते हैं 5 साल पूरा करने के बाद 2 साल जो कंसेक्टिव उसको कहते हैं कि आप उसके बाद जो है वो सजा होगी। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी मेरे में सुप्रीम कोर्ट करेगी कि अगर एक बंदा 10 साल जेल में गुजार आता है तो वो तो इलेक्शन का नहीं लड़ सकता, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर 10 साल सजा पूरी करने के बाद अगर डिस्क्वालीफाई होता है 5 साल के लिए, तो ये भी तो मेरे हाल में एक नाइंसाफी। इसकी तशरीह अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पड़ी होगी और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस जाएगा तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी सियासी मंजरामे में मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से इत्तेहाद के हवाले से भी बात हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अभी तक उसका कोई फैसला क्यों ना हो सका, और अभी जो टिकट्स हैं उसकी बंदरबांट में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है कि किसको एडजस्ट किया जाए और किसको किसी दूसरी जगह पर रखा जाए, जिस तरीके से ज़िमनी इंतखाब में भी मैदान में उतारा जा सकता है। नज़ीर लगारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ैसले लेना मुश्किल क्यों हो रहा है? ज़रा ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब लाहौर के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया था कि अगर आप बिलावल की लाहौर के अंदर हिमायत करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में शहबाज शरीफ साहब की सीट के ऊपर हिमायत करेगी, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस नुक्ते को कबूल कर लेती है, इस शर्त को, तो एमकेएम के साथ जो इत्तेहाद है वो किस हद तक खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि एमकेएम के मुस्तफ़ा कमाल साहब वाली सीट से पीछे हटना, उससे इनकार करना, वो भी एक बहुत बड़ा जवाब वो अपने लिए लेके बैठे हुए हैं। दायरे इससे खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए कि 242 में यहाँ पर अपना मियां शहबाज शरीफ भी उम्मीदवार हैं और यहाँ पर नजरे भी हैं, और ये सीट जो है पीपल्स पार्टी एक मरतबा जीत भी चुकी है। एक वक्त ऐसा आया था जब यहाँ से पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी और यहाँ से उनके उम्मीदवार ने इलेक्शन जीता था। लेकिन अगर यहाँ से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करती है तो जो एमकेएम के साथ होने वाला पूरा मुआहदा है वो टोटली तकरीबन खत्म हो जाएगा, इसलिए कि एमकेएम उनके सकेगी। और उधर भी अगर भुट्टो जरदारी की हिमायत की जाती है तो ये बात तो पक्की हो जाएगी कि कराची में शहबाज शरीफ सेफ हो जाएंगे और अपना लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी सेफ हो जाएंगे, लेकिन इनका इत्तेहाद नहीं रहेगा। इसके बावजूद मैं एक बात और देखता हूँ, शहबाज शरीफ के मुकाबले में अगर पीटीआई के कैंडिडेट खड़े रहते हैं, अपना उसके एमकेएम के उम्मीदवार खड़े रहते हैं, तो वो टफ टाइम देंगे, बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी उनके लिए। इस सीट पर पीटीआई भी आ चुकी है और इस सीट पर जो है वो पीपल्स पार्टी भी एक दफा ले चुकी है, तकसीम बहुत हो चुकी है, अब उसका सही अंदाजा नहीं हो सकता। जाहिर बात है कि वो फैसल वाबदा साहब वहां से जीते हुए थे, फिर बाद में ज़िमनी इंतखाब में वो कादिर खान मंदुखेल वहां से थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी पोजीशन मजबूत समझते हैं, जमात इस्लामी भी समझती है कि इसमें हमारा होल्ड है, ऊपर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब सदर उधर खड़े हैं, तो पीपल्स पार्टी अगर कादिर खान मंदुखेल को वहां पे स्टेप बैक करती है तो फिर तो उनको अपने उम्मीदवार को एडजस्ट करने में भी तो परेशानी होगी ना। यकीनन ऐसा है, इसलिए कि कादिर खान मंदुखेल जो हैं यहाँ से पीपल्स पार्टी पहले जीती थी, अमीर अदर काज़मी यहाँ से कामयाब होते, 88 के इलेक्शन को यहाँ से उन्होंने जीता था, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी ने यहाँ से ये सीट जीती थी। अच्छा, एमकेएम को हराया भी था पीपल्स पार्टी ने, बाद ऐसे मौके भी आए थे जब एमकेएम का जोर था और पूरी ताकत थी वहां पर, और उस बुनियाद पर वो उसके बावजूद वो वहां से एमकेएम को शिकस्त भी हुई थी। एमकेएम ने बाद में ये सीट हासिल भी की थी, ऐसा भी हुआ था कि पीपल्स पार्टी भी हारी थी, और फिर ऐसा हुआ कि पीटीआई से फैसलवाड़ा आ गए। लेकिन ओरिजिनली ये सीट जो है फैसलवाड़ा की नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड सीट है, इसमें पख्तून वोट है, इसमें मियांवाली का वोट है, इसमें सराइकी वोट है, एक बड़ा फैसला कुन वोट है, इसके अंदर किसी हद तक पंजाबी वोट भी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और ये जिस पर रिलाई कर रहे होंगे अपना मियां नवाज शरीफ साहब, उनका होगा कि शायद वो जो मियांवाली का वोट है या सराइकी वोट है वो उनको जाएगा, लेकिन सराइकी वोट और मियांवाली का वोट जो है वो बड़ी हद तक मंदुखेल साहब की हिमायत कर रहा है और पख्तून वोट वैसे ही मंदुखेल साहब को मिल रहा है। लेकिन एक मुश्किल जगह होगी जहां पर इनको फैसला करना पड़ेगा
कि अगर शहबाज शरीफ को यहाँ से जितवाना है तो पीपल्स पार्टी के साथ अगर एडजस्टमेंट होती है तो यकीनन जीत जाएंगे, लेकिन बाकी जो वो है हल्का जो है उसके बाद बाकी हल्कों में जो एडजस्टमेंट है वो सवाल निशान बन जाएगी। सही। कैसर अहमद शेख साहब, सर क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक तमाम मंजरनामे पे हतमी फैसले नहीं कर पा रही, अभी अंदरूनी मामलात पे ही उलझी हुई है? इत्तेहाद की अगर बात हो तो जमीयत उलमा इस्लाम फे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ राब्ते कर लिए हैं, पेशावर की हद तक इत्तेहाद की बात, उधर राशिद सोमरू से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, सिंध के अंदर भी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, उधर बलूचिस्तान में जो लोग आपके हिमायती थे अब वो लोग BAP से पीपल्स पार्टी में जाने पर इस वक्त ज़्यादा मुसर हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरे मंजरनामे पे अभी तक कंट्रोल हासिल नहीं कर पाई? जी, किसी हद तक आप ने बात एक्सप्लेन की। इसकी एक वजह, मेन वजह मेरे हिसाब में ये है कि तमाम अब लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहते हैं। हर पार्टी से अगर उनको मौका मिले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का टिकट लेना चाहते हैं। तो अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी यही चाहती है कि हमें ज़्यादा सीटें मिलें। देखिए टफ मुकाबले हैं। पीछे पंजाब में PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों ने बहुत बड़ी काफ़ी मुकाबला किया और तकरीबन बराबर सीटें सूबाई में असेंबली में भी हमारी कुछ ज़्यादा थी, लेकिन उनके भी बहुत ज़्यादा सीटें थी और वो एक नई जमात उभर कर आई। तो अभी दूसरी पार्टियां भी यहाँ हैं, तो हम वो जो PTI के काफ़ी लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल होना चाह रहे हैं। तारीख़ इस्तेकाम इतनी कामयाब नहीं हुई, जब से तारीख़ इस्तेकाम बनी लोग उनमें गए लेकिन वो पार्टी उभर नहीं सकी। और अगर वो कामयाब नहीं हुई तो फिर लाहौर के अंदर आन चौधरी साहब और अलीम खान साहब के लिए सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही? जी अभी क्लियर कुछ भी नहीं है जी, जब तक ये मुख्तलिफ ऑप्शन चल रहे हैं और ऐसी कोई बात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि किसी वक्त भी आपस में अलायंस हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये तहरीक इस्तेकाम ज़्यादातर अगर होगी तो चंद सीटें एडजस्ट होंगी ना, बहुत थोड़ी तादाद में सीटें एडजस्ट हो रही हैं। और जो लोग तहरीक इस्तेकाम में गए, जब मेरे इलाके में जो PTI के कैंडिडेट तहरीक इस्तेकाम में गए वो फिर वापस तहरीक इस्तेकाम से या तो आज़ाद हसीयत में आ रहे हैं। मेरा मेन जो मुकाबला करते हैं ना मेरे यहाँ जो कैंडिडेट, या वो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, क्योंकि वो नून लीग वो जो है MNA की सीट छोड़कर अब MPA की सीट पे आ गए हैं, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का भी वोट उनको टिकट मिल सकता है और वो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। लेकिन तहरीक इस्तेकाम में उन्होंने छोड़ दिया, हालांकि पहले PTI छोड़ी और फिर उनको तहरीक इस्तेकाम में गए, तो अब उनको लग रहा है कि शायद तहरीक इस्तेकाम का तो वो वोट नहीं है और लोग उससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को यही प्रॉब्लम हो रही है कि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीटें कम हैं, कोशिश हो रही है कि ज़्यादा। चले आप लोगों के लिए अच्छी बात तो ये भी है कि बहुत से कैंडिडेट्स के तो कागज़ मुस्तरद नहीं हुए, बहुत कम तादाद में है। अगर बड़ी पार्टीज़ को देखा जाए तो उसमें तो बहुत कम तादाद में आपके हैं। मैं आपकी तरफ शेख साहब दोबारा वापस आता हूँ। जदून साहब ये बताइएगा कि एक पार्टी है गालिबन हम आवाम पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रुजू करने का फैसला किया है कि हमने पहले दरख्वास्त दी थी कि जब पहले इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था PTI के, तो उन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान मांगा था। क्या बल्ले का इंतखाबी निशान किसी और पार्टी को दिया जा सकता है? नहीं, देखें अब दूसरी किसी पार्टी को देंगे तो उसकी पार्टी को देखेंगे ना कि बल्ले का निशान क्यों मांग रहे हैं, क्यों वो और कोई निशान नहीं, क्यों कंपटीटर बन रहे एक बड़ी पार्टी की जो पाकिस्तान के अंदर जो हर जगह पे मौजूद है। तो एक पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, इसका नाम ही नहीं सुना हुआ है, तो ये तो कुछ दाल में काला लगता है कि क्या वजह है कि ये पार्टी कहाँ से आई है और किसने बनाई है और इसकी फॉलोइंग कितनी है, कितने, इसका भी ज़रा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन को देख देना चाहिए ना कि इन्होंने कब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, कौन से ओहदे जो है ओहदेदार हैं पार्टी के। अब ये तो नहीं है कि मतलब कल जाए और पार्टी रजिस्टर करके दूसरे दिन कहे जी मुझे शेर का निशान दे दो, मुझे बल्ले का निशान दे दो, मुझे तीर का निशान दे दो। इस तरह नहीं हो सकता, ये कि मजाक ही बन जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को जो है इस पर देखना चाहिए कि ये पार्टी आया कोई किस कैटेगरी में
एक बड़ी पार्टी का निशान जो है वो बन रही है। अभी मैटर सब्जुडिस है, जब तक फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ही नहीं करती उस वक्त तक किसी पार्टी का निशान दूसरी पार्टी को किस तरह मिल सकता है। अच्छा जदूद साहब, एक चीज और समझाइए, क्या कोई पार्टी किसी इंतखाबी निशान को खत्म करने की भी इस्तदा कर सकती है जो किसी पार्टी को एलोकेट ना किया गया? मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने एक दरखास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि ब्रश, बॉल पेन, स्क्रू ड्राइव, ये जो है इंतखाबी निशान ये ख़त्म किए जाएं क्योंकि ये तीर से मुमासलत रखते हैं और गलत फहमी पैदा होती है। तो क्या ऐसी दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? ये देखें, ये बाज़ औक़ात ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर गए हैं ये वोट कास्ट करने के बाद कि जी ये सिमिलर सिंबल थे, उनकी रिजेंबलेंस इतनी ज़्यादा थी कि जो वोटर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बात देखें ना, देहात के अंदर बाज़ औक़ात जो है बड़ी ज़हीफ़ुल उम्र औरतें होती हैं जो हमारी देहातों में पढ़ी लिखी भी नहीं होती, तो वो ज़ाहिर उनके साथ कोई शख्स तो अंदर जाके वोट कास्ट नहीं कर सकता, वो तो वोट की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। तो ऐसा निशान जो एक आम बंदा जो है वो समझ जाए कि ये क्या चीज़ है और मैं वोट किसको देना चाहता हूँ इस निशान को। बाज़ औक़ात देखें ना, कोई एक तो बहुत बड़े पॉपुलर लीडर होते हैं, बाज़ औक़ात जो है कि ऐसे बंदे होते हैं जिनको वो लोग जानते भी नहीं है, तो वो ये कहते हैं ये निशान बेसिकली पहचान के लिए होता है, किसी पार्टी का है कि आप इसको वोट दे रहे हैं, शेर को वोट दे रहे हैं, बैट को दे रहे हैं, तीर को दे रहे हैं, मतलब किसी झंडे को वोट दे रहे हैं। तो ये प्रोमिनेंट है, मतलब है कि आप रिकग्नाइज करें, एक आम अनपढ़ बंदा भी उसको निशान को रिकग्नाइज करता है, क्योंकि बैलेट पेपर पे काफ़ी लोगों के नाम होते हैं और लोग पढ़े लिखे बात करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है वो एजुकेशन का, लिटरेसी का वो इतना नहीं है कि हर वोटर जो है वो आइडेंटिफाई कर सके नाम भी। तो इसलिए एक निशान है, एक सिंबल का मतलब है कि इलेक्शन के अंदर फेयर अपॉर्चुनिटी मिले वोटर्स को कि वो अपना वोट है अपने ज़मीर के मुताबिक कास्ट कर सके। निशान बुनियादी तौर पे पहचान के लिए होता है, क्योंकि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो नाम के जरिए वोट कास्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर यहाँ पे नाखानदगी की वजह से भी एक निशान को सिंबल के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी के ऊपर मजीद आएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा सेवादास। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले काफ़ी मामलों के ऊपर बातचीत हो चुकी है, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देखा जाए तो आज उन्होंने तकरीबन कोई 10 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अपना इंतखाबी जो शेड्यूल है, उसकी हिकमत अमली है, उसका ऐलान किया है इंतखाबी जलसों का। तो वो मुल्क के तूलो अर्ज़ में जलसे कर रहे हैं और बग़ैर किसी नागे के। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तमाम जमातों से आगे चल रही है वो किन वजूहात की बुनियाद पे चल रही है और बेखौफी उनकी किन वजूहात पे है? और दूसरा ये कि अगर कोई बार किसी के कंधे पे है वो पिछली हुकूमत का, तो वो पीपल्स पार्टी के कंधे पे ज्यादा दिखाई नहीं देता, उसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि उन्होंने बहुत बच बचाकर इस खेल को खेला था। जब ये मखलूत हुकूमत बनाने के लिए जा रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के अंदर रेजिस्टेंस थी कि काबीना के अंदर बाकी जो लोग भी जाएं चले जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो को खुद कोई भी वजारत नहीं लेनी चाहिए। और बहुत दिनों तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया था चूंकि पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस थी। जब वो वजीर खारजा बने तो फिर उनकी वजारत खारजा के दौरान उनकी सरगर्मियाँ जो थी वो खासी पॉपुलर किस्म की सरगर्मियाँ थी और उनके बहुत से नतीजे, खासतौर पर सैलाब के जो तबाहकारियों के बाद एक बड़ी आलमी पाकिस्तान के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा मुस्बत जवाब मिला था। और बहुत सी और चीज़ों में भी पाकिस्तान जो आइसोलेशन में चला गया था वो आइसोलेशन से निकला। यानी ख़ास तौर पर यह हुआ कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर ताल्लुकात के मामले में वो ख़ास तौर पर यूरोप में, अमेरिका में और इधर चीन में वो जो है बड़ी, चीन में तो इन्होंने सी पैक को बंद करके सबका हुकूमत ने पाकिस्तान को वैसे आइसोलेशन में डाल दिया था और बिलावल ने जाकर सारी सूरत हाल में आगे बढ़कर काम किया। इंडिया में उनका जाना जो था वो लोगों में बहुत पॉपुलर रहा कि जनाब वो इंडिया में गए और एक पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर और पाकिस्तान के एक हकीकी नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने अपने आप को वहां पेश किया। तो बहुत सा मलबा जो है वो उन पर नहीं गिर सका है, चूंकि ऐसे मामला थे नहीं उनके पास जिनमें वो मलबा डाला जा सकता था। लेकिन ये मलबा जो था वो कुदरती तौर पर था, वो हुकूमत सारी की सारी भी उसको शेयर कर सकती थी, करनी चाहिए थी। लेकिन प्रोपेगेंडा ये हुआ कि फेल हो गया जी। मियां शहबाज शरीफ इनका फेल हुआ था और
जो है वो सारे के सारा जो असरात हैं मईशत के, वो शहबाज शरीफ साहब की वजह से या उनके वज़राए खजाना की, पहले तो मुफ्ता इस्माइल साहब का मामला था, फिर मुफ्ता इस्माइल साहब ने वो सारा मलबा जो है वो डाल दिया इसहाक डार साहब पर। अब सब इसहाक डार साहब पर आ गया। इसहाक डार साहब के जो असरात थे वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब दोनों के ऊपर पड़े, पार्टी के ऊपर पड़े, और अब भी वो फैसलों में बहुत अहम उनकी हैसियत है जनाब इसहाक डार साहब की। इस वजह से भी लोगों में ये तासुर मौजूद है। तो बिलावल के बारे में ऐसा तासुर मौजूद नहीं था। वो जब खैबर पख्तूनख्वा में गए उनके तमाम जलसे कामयाब रहे थे, और उसके अलावा जो नई पार्टी वहां बनी थी वो अपना पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, उसके जलसे कामयाब नहीं हुए, लेकिन बिलावल के जलसे कामयाब हुए थे। और उसके बाद उन्होंने ये शेड्यूल दिया है, ये बड़ा अहम शेड्यूल है, और इससे पंजाब में बड़ा फर्क पड़ने का इम्कान है। सिंध में तो वैसे ही इनके लिए कोई इशू ही नहीं है। शेड्यूल भी थोड़ा सा हैरत अंगेज है, उसमें सूबों के हवाले से डिवीजन नहीं है। उसमें अगर आज कोई जलसा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो कल को पंजाब में भी हो सकता है, फिर परसों को खैबर पख्तूनख्वा में वापस भी हो सकता है। तो ये जो उन्होंने शेड्यूल तरतीब दिया है, ये बेशतर जमातों में इस तरह का दिखाई भी नहीं देता। हाँ, नहीं होता है। बड़ी हिकमत अमली है। एक जलसा अगर सिंध में हो रहा है तो अगला जलसा पंजाब में हो रहा है, फिर उससे अगला जलसा जो है खैबर पख्तूनख्वा में है, फिर बलूचिस्तान में हो रहा है। तो ये जो जलसे हैं एक दूसरे के ऊपर भी असरअंदाज होंगे कि पंजाब का जलसा फलां कैसा था, या सिंध में एक जलसा हुआ है बहुत बड़ा हो गया है तो उसका असर पंजाब में होगा। वहां पार्टी कारकुन के लिए भी एक चैलेंज होगा कि जनाब वहां इतना बड़ा जलसा हो रहा है, मुझे भी एक बड़ा जलसा कामयाब बनाना है, तो वहां की लीडरशिप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और ये तमाम हल्कों में होगा, तमाम अजला में उन्होंने रखे हैं। मेरे ख्याल में सिंध के भी तमाम अजला को कवर किया है, और इसी तरह से उन्होंने बाज अजला शायद छोड़े हैं, मुझे उनके शेड्यूल नजर नहीं आया है, लेकिन वहां भी यकीनन वो जाएंगे। दरगाह खान जाएंगे, लेकिन राजनपुर का मैंने शेड्यूल में नहीं देखा है। मुजफ्फरगढ़ में जाएंगे, कोटद्दू में जाएंगे, और इसी तरह से बहावलपुर में जाएंगे। बहुत से सरायकी बेल्ट को उन्होंने भी टारगेट किया है। और बड़ी अहम बात यह हुई है कि आज शायद वो हामिद सईद काज़मी साहब शामिल हुए हैं, उससे भी सरायकी बेल्ट में एक बड़ा फर्क पड़ने का इम्कान है। और गिलानी साहबान अगर एक्टिव होते हैं तो वो बहुत ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ इलाकों। अच्छा शेख साहब, जिस तरीके से लगारी साहब बात ये कर रहे हैं कि बहुत मोहतात रह के उन्होंने सियासत की है और अब उसका वो फ़ायदा भी किसी हद तक उठा रहे हैं, तो इस तरह तो देखा जाए आपके कंधों पे अगर बार है, तो अगर कोई शमूलियत इन दिनों में अगर कोई करना चाहे और उसे लगे कि किसी पार्टी में इस वक्त वैक्यूम है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं जाएगा? आजकल मीडिया इतना ओपन है, जलसों की एक वक्त ज्यादा अहमियत होती थी, आजकल जलसों की उतनी ज्यादा अहमियत नहीं रही जो एक वक्त में थी। लोग बड़े बाशऊर हैं, अगरचे हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन मैं ये देखता हूँ, मैं अभी 31 साल पहले मैं कारोबारी पॉलिटिक्स में रहा और अभी 31 साल से ओपन ये जनरल पॉलिटिक्स में हूँ। तकरीबन 50 साल से लोगों के करीब मैं सियासत कर रहा हूँ। सर अगर जलसों की अहमियत ना होती तो मियाँ साहब के आने पे मीनारे पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया जाता? एयरपोर्ट पे तो इस्तेमाल किया जा सकता। वो मियाँ साहब बड़े अरसे बाद आए थे ना, मियाँ साहब को लोग वेलकम करना चाहते थे। बहरहाल ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप डिफर कर सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों नहीं जलसे आजकल कर रही। हम ज्यादातर तवज्जो यही कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट मजबूत हो। कैंडिडेटों की बहुत अहमियत, कैंडिडेट अपने अपने इलाकों में काम करते हैं और वो दिन रात पहुंचते। अब मैं बताऊं कई जिलों में क़यादत थोड़ी हर जिले में पहुंच सकती है, वो तो जाती ही नहीं है। एक आध जलसा करने से आप क्या समझते हैं कि लोग आजकल बड़े बाशऊर हैं और समझते हैं कि किस पार्टी ने क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में इतने अरसे से पॉपुलर है। ये ठीक है कि 16 महीने में अगर आप इकनॉमिक सूरत हाल देख लें तो महंगाई हुई है और वो, लेकिन ये हालात क्रिएट किए गए थे। पीटीआई ने जिस तरह नाअहली का मुजाहरा किया ना, तो ये क्रिएट किए गए। मैं ये आप रिजल्ट देख लीजिएगा आपके सामने, क्यों लोग सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल होना चाह रहे, पर्टिकुलरली इन पंजाब। सिंध में नहीं है इतना पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। पीपल पार्टी ने वहाँ पे उनका बहुत ज्यादा असर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं वहाँ भी रहता हूँ, कराची ही रहता हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन और ये सूरत हाल ये है कि लोग अब बाशऊर हैं। जलसों का भी अहमियत होती है अपनी जगह पे, लेकिन सोशल मीडिया और जो आपके टीवी प्रोग्राम है ना, जो टॉक शोज ने जिस तरह की लोगों को अवेयरनेस दी है ना, और फिर आपस अच्छा आप समझ जब आप ये राय रखते हैं और मुसद्दिका राय रखते हैं कि बहुत सारे लोग पीएमएलएन में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर पंजाब से कितनी नशिस्तें निकालने की दावेदार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून?
हम समझते हैं कि 70-75% सीटें पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग की निकलनी चाहिए। 120 से 25 पार्टियां भी सीटें ली जी 120 से 25 टोटल पंजाब की जो सीटें हैं वो कोई नहीं 120-25 तो देखिए पूरे पंजाब की सीट 155 है शायद एग्जैक्ट जो है आप तो उसमें से तो राना सनाउल्लाह साहब दावेदार हैं 120 से 25 निकालने। हाँ तो मेरा ख्याल में मैं अगर 70% आपसे कह रहा हूँ तो वो तकरीबन 110 के करीब बनती होंगी या तो लगभग 100 इस किस्म की सीटें हमें मिलनी चाहिए। दूसरी पार्टियों की भी सीटें हैं लेकिन पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में देखिए बड़े अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग पॉपुलर है। पिछले इलेक्शन में जरूर पीटीआई एक इलेक्शन में उन्होंने सीटें ली लेकिन जिस अंदाज से उनको दी गई जो लाडला होने के नाते और जो मुझे पता है हमारे पूरे इलाकों में ना 7 डिस्ट्रिक्ट है। मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ आफताबाद चंजोट जंग मियांवाली। चले हम सर उम्मीद करते हैं दुआ करते हैं कि जिस तरीके से उनको नशिस्तें दी गई हैं उस तरीके से अब मुस्तकबिल के अंदर ना किसी को दी जाए ना हाल में किसी को दी जा रही हूँ। लगारी साहब क्लोजिंग कमेंट्स चाहिए आपके। सर क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत हासिल ना कर पाए और उसे किसी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना पड़े तो गुज़श्ता 18 माह की जो हुकूमत है तो कोई भी अपने कंधों के ऊपर जो बार नहीं ले रहा वो इसी वजह से नहीं ले रहा कि मखलूत हुकूमत थी, हर एक की मान के चलना पड़ती थी। तो आगे फिर देर पा फैसले कैसे हो सकते हैं? नहीं मेरे ख्याल में अगर वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर आती है और चंद सीटों का फर्क है तो किसी ना किसी तो इत्तेहाद करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इक़्तिदार छोड़ दिया जाएगा कि जनाब अगर 10 सीटें 15 सीटें 20 सीटें 25 सीटें कम हैं और बाकी पार्टियां पीछे हैं तो उसे हुकूमत बनाने का एक मौका मिलेगा। और अगर वसी और बुनियाद हुकूमत बनानी है मेरा ख्याल यह है कि इस तरफ शायद पार्टियां सोचेंगी कि एक वसी और बुनियाद हुकूमत हो और वो हुकूमत एक ऐसी इस तरह से 5 साल चले कि उसके अंदर कोई रखना ना पड़े और किसी को बीच में आकर हुकूमत को डिरेल करने का मौका ना मिले और उसको काम करने दिया। जैसे कि पाकिस्तान के हालात अब ऐसे नहीं है कि आप लाडले पाल कर या गमले में आप लोगों को उगा कर फिर लेकर आए और उनसे कहें कि जी अब आप आइए सियासत में, हम बाकी लोगों के हाथ पांव बांध देते हैं बस लाडला चले। अगर दोबारा ऐसा कोई काम होता है तो फिर ज्यादा तकलीफदेह भी होगा और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा। अब इसी हालात में अगर PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी अगर एक बड़ी अक्सरियत लेकर आती है तो उसे बाकी लोगों को भी ऑन बोर्ड लेकर एक वसी और बुनियाद हुकूमत बनानी चाहिए। सीटों की तकसीम या विजारतों की तकसीम पर नहीं, मसाइल की तकसीम के ऊपर होना चाहिए कि वसाइल जो है उनको बरूए कार लाके मसाइल को किस तरीके किया जा सकता है, इसी बुनियाद के ऊपर हुकूमत बननी चाहिए। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, कैसर अहमद शेख साहब, जहांगीर जदून साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।